नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का है। स्वागत है आपका स्टडी आई के एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। आज मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स में हम करेंगे जून के आईआर और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स, जिसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो मैंने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लिया। आपको सिर्फ जितना मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ वही एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। इससे क्या होगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आप टाइम बाउंड मैनर में इसको कवर भी कर पाएंगे। स्टडी आईक्यू पे आप विभिन्न माध्यमों से हमसे जुड़ सकते हैं। मेरे जितने भी वीडियोस आते हैं इन सबके पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल @कपिल लाइव से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ आ रही है एमजीएनआरईजी से कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कहा है कि कास्ट वाइज स्प्लिट करो एमजीएनआरईजी वेज पेमेंट्स में। से क्या होगा, हमें पता चलेगा कि एससी एसटीज का कितना कॉम्पोजिशन जो है उनको इन जॉब्स का फायदा मिल रहा है। जैसे कि आपको पता है, नरेगा जो है 2008-2009 में एक रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम की तरह स्टार्ट किया गया था। फाइनली इसको महात्मा गांधी के नाम पर रीनेम किया गया। इसका आइडिया बस यही है कि रूरल लेवल पे एक हाउस होल्ड में एक पर्सन को जॉब देना नेसेसरी है। जॉब जो है ये 100 डेज अ ईयर मिलेंगी, यानी आपको डेली वेजेस लेबर की तरह 100 दिन तक काम मिलेगा। ये इस लॉ का आश्वासन है। तो कहा जाता है कि एक भारत में एक स्टैट्यूटरी राइट लोगों को दिया गया है नरेगा जॉब को लेके। अब नरेगा जॉब की बात करें तो नरेगा में जितना भी विलेज लेवल के डेवलपमेंट्स होते हैं वो कराए जाते हैं। जो भी पंचायत लेवल पे काम होता है वो कराया जाता है। सरपंच इस काम को मॉनिटर करता है। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज डेवलपमेंट जो है वो यहाँ पे फंड्स भेजती है। अब इसके थ्रू क्या होता है, इसके थ्रू यहाँ पे लोगों को ये बेनिफिट हो जाता है कि उनको एक मिनिमम जो अर्निंग है मंथली वो मिलती रहती है। कहा जाता है कि वुमेन को भी इस स्कीम में काफ़ी बेनिफिट हुआ है। जब मेन जो माइग्रेट कर जाते हैं पंजाब जैसे एरियाज़ में, अगर हम बिहार की बात करें या ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है, तो उनके पीछे से वहाँ पे रहने वाली जो वुमेन हैं, जो उनकी वाइफ्स हैं, जो फैमिली में वुमेन हैं, वो जॉब्स उनको मिल जाती है। तो इससे क्या होता है, फैमिली के दोनों लोग अर्न कर रहे होते हैं, एक बाहर माइग्रेंट लेबर की तरह और एक अपने ही विलेज में एज अ नरेगा एम्प्लॉय की तरह। तो यहाँ पे जो वेज पेमेंट है इसलिए कहा जा रहा है कि इसको स्प्लिट करें। स्प्लिट करने से हमें पता चल जाएगा कि एससी एसटीज को क्या एग्जैक्टली कंपोनेंट मिल रहे हैं। दूसरी जो न्यूज़ है वो है सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान। अब ये 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में लॉन्च किया गया। तो जानेंगे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट क्या है। यूपीएससी इस पे क्वेश्चन भी पूछ चुका है। ये अभियान जो है वो नीति आयोग और पिरामल फाउंडेशन ने मिलके स्टार्ट किया है। आइडिया ये है कि होम केयर सपोर्ट देना कोविड-19 के पेशेंट्स को जो एसिम्प्टोमेटिक है या जिनको माइल्ड सिम्पटम्स हैं। अब ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कोलैबोरेशन के साथ ही शुरू किया जा रहा है। यहाँ पे लोकल लीडर्स, सिविल सोसाइटीज़ और बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जैसे, उनके साथ मिलके ये प्रोग्राम स्टार्ट किया जा रहा है। आइडिया बस यही है कि जो भी इमर्जिंग प्रॉब्लम्स हैं इनकी एरियाज़ में वो यहाँ पे फोकस की जाएँगी। हम बात करें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम टीएपीडी प्रोग्राम के बारे में। ये एक नीति आयोग का पॉलिसी इनिशिएटिव है जो 112 डिस्ट्रिक्ट के सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को अच्छा करने की कोशिश कर रहा है। 26 स्टेट्स यहाँ पे जो हैं वो इसको करने जा रहे हैं। फोकस जो यहाँ पे रहेगा हर डिस्ट्रिक्ट में रहेगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि इन डिस्ट्रिक्ट्स में जो फोकस रहेगा वो स्ट्रेंथ पे रहेगा, वो इम्प्रूवमेंट पे रहेगा और सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पे डिस्ट्रिक्ट बेटर कर पाए। ये इस एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव है। प्राइमरीली हम देखते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इसको चलाती है। स्टेट गवर्नमेंट जो है आइडेंटिफाई करके जो भी आइडेंटिफाइड इंडिकेटर्स हैं या जो भी आइडेंटिफाइड डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट अपनी स्कीम्स लेके जाती है नीति आयोग की हेल्प से। प्रोग्राम में अगर आप देखेंगे हेल्थ एंड न्यूट्रिशन को मेजरली ट्रैक किया जाता है। एजुकेशन सेक्टर में काम किया जाता है। एग्रीकल्चर वाटर रिसोर्सेज को इम्प्रूव किया जाएगा। फाइनेंशियल इंक्लूजन स्किल डेवलपमेंट को बेटर किया जाएगा और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी यहाँ पे बेटर होंगे। अब ये 3 तरह से काम करेंगे। देखो 3 कोर प्रिंसिपल्स हैं यहाँ के। कन्वर्जेंस होगा सेंटर और स्टेट स्कीम्स का। जैसे मैंने आपको बताया कि नीति आयोग सेंटर की तरफ से और स्टेट अपनी स्कीम्स को मिलके इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में अप्लाई करेंगे। साथ ही साथ कोलैबोरेशन होगा सिटीजन्स का और फंक्शनरीज का, यानी गवर्नमेंट ऑफिसर्स और सिटीजन्स मिलके कोलैबोरेट करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में ना कॉम्पिटिशन कराया जाएगा। कॉम्पिटिशन एज एन कि कौन कितनी जल्दी सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को अपने बेटर कर सकता है। तो जितनी जल्दी जो सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को बेटर करेगा, लिस्ट में उतनी जल्दी उसका नाम आएगा, उसे उस तरह के इंसेंटिव्स जो हैं गवर्नमेंट से प्रोवाइड किए जाएँगे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि 112 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं देश की, जो काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड आती हैं सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में, उनको इम्प्रूव कराने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट जो न्यूज़ हमें देखनी है वो है इंडिया बिगिन्स एक्सटेंशन ऑफ हॉस्पिटल प्रोजेक्ट्स टू फाइट कोविड। देखिए, इस बार आपने देखा कि कोविड के चलते बेड्स, ऑक्सीजन, मेडिकल सप्लाइज़, मेडिकल एस्टैब्लिशमेंट्स की कमी हो गई थी। हमने चाइना के केस में देखा था कि चाइना ने कुछ ऐसे मेकशिफ्ट हॉस्पिटल्स बनाए जिसको उन्होंने कुछ वीक में बना लिया। 1 वीक में 100 बेड का हॉस्पिटल रेडी कर लिया, 2 दिन में उसको डिसमेंटल कर दिया ज़रूरत पूरी पूरी होने के बाद। अब यहाँ पे ये जो इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप है, इसको कोविड-19 के चलते
इसको क्योंकि हमें पता अभी वेव आ सकती है, अभी कुछ क्लैरिटी नहीं है, तो ऐसे में एक्सटेंशन किया जा रहा है हॉस्पिटल्स का वेरियस स्टेट्स में। अब ये स्कीम एग्ज़ैक्टली है क्या? देखो यूनियन गवर्नमेंट की स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसे चलाएगी। एक्सटेंशन किया जाएगा हॉस्पिटल्स का अलग-अलग स्टेट्स में। आइडिया क्या है? हेल्थ इंफ्रा गैप को प्लग करना। अब इसमें इंडिया के में जो कोविड-19 का आप देखेंगे, जो पैंडेमिक का प्रॉब्लम रहा है, उसको रूरल एरियाज़ में, स्मॉलर टाउन्स में फ़ोकस करने के लिए कहा गया। तो यहाँ पे जो भी हॉस्पिटल बेड्स की कमी है, जो भी इश्यूज़ हैं, वो सब रेक्टिफ़ाई किए जाएँगे इस प्रोग्राम के चलते। अब यहाँ पे होगा क्या? देखो मॉड्यूलर हॉस्पिटल्स क्रिएट किए जाएँगे, एक्सटेंशन किया जाएगा हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का। जैसे ऑलरेडी कोई एक हॉस्पिटल एस्टेब्लिश्ड है, उसके साथ 100 बेड का हॉस्पिटल और जोड़ दिया मेकशिफ्ट की तरह, एक्जिस्टिंग बिल्डिंग को एक्सटेंड कर दिया और ये कैसे किया जाएगा? ये मॉड्यूलर हॉस्पिटल की तरह किया जाएगा। आप देखेंगे जो ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर है उन्होंने प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को बोला है कि आप इस तरह के मॉडल्स हमारे पास लेके आइए जिससे हम हॉस्पिटल्स को एक्सटेंड कर सकें। एक मॉडल हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, मॉड्यूलस हाउसिंग। ये क्या है? एक स्टार्टअप है जिसको आईआईटी मद्रास ने डेवलप किया है। अब इसमें क्या है? मेडिकैब हॉस्पिटल्स हैं, ये 100 बेड के हॉस्पिटल हैं जिन्हें आप एक्सटेंड कर सकते हैं। लेट अस से एम्स के लिए एम्स में हमें 100 बेड और चाहिए। तो 3 हफ्ते के अंदर-अंदर ये मेडिकैब हॉस्पिटल जो है एम्स के साथ एक्सटेंशन में खाली एरिया में एस्टैब्लिश किया जा सकता है। इनकी 25 साल की ड्यूरेबिलिटी होती है, मतलब 25 साल तक आप इन्हें चला सकते हैं, इनमें सारी मेडिकेयर फैसिलिटीज़ होती हैं, इन्हें ऑक्सीजन लाइन से कनेक्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे कोई डिज़ास्टर अगर होता है, कोई भी इस तरह का पैंडेमिक आता है, तो वहाँ पे रिस्पॉन्स इसका काफ़ी कम रहता है, मतलब काफ़ी कम रिस्पॉन्स में ये काम कर सकता है। तो इससे बेनिफिट देखो आप जानते ही हैं कि जो हॉस्पिटल्स की शॉर्टेज है, वो यहाँ पे पूरी हो जाएगी और जैसे ही शॉर्टेज पूरी हो जाएगी, जो अच्छी हेल्थ केयर सर्विसेज़ हैं, वो आप देश में लोगों को दे पाएँगे। नेक्स्ट जो हमें देखना है वो बर्थ डेथ रजिस्ट्रेशन का देखना है। कहा जा रहा है कि बर्थ डेथ जो रजिस्ट्रेशन है वो अप हो गई है 2019 में। जो डेटा आया रिसेंटली ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो पहली चीज़ है ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है। एक वाइटल स्टैटिस्टिक्स निकाला है इंडिया का बेस्ड अपॉन सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये वेबसाइट जो है ये बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन की एक रिपॉजिटरी है। ये ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर इंडिया चलाते हैं। अब यहाँ पे हम बात करें कि ये क्या एग्जैक्टली है। एक यूनिफाइड प्रोसेस है जहाँ पे कॉन्टिन्यूअस परमानेंट कंपलसरी और यूनिवर्सल रिकॉर्डिंग्स की जाती है, मतलब डेटा जो है कैप्चर किया जाता है वाइटल इवेंट्स का, बर्थ, डेथ, स्टिल बर्थ, ये सारी चीज़ें यहाँ पे की जाती हैं। देखो कहा जाता है कि किसी भी बर्थ या डेथ को 21 दिन के अंदर-अंदर जहाँ पे भी अकर हुआ है, नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में आपको रजिस्टर कराना पड़ता है। तो 21 दिन के अंदर-अंदर आपको बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट जो है वो अप्लाई करना पड़ता है, तो अकॉर्डिंगली वो इश्यू हो जाता है। अब रिपोर्ट क्या कहती है? रिपोर्ट कहती है कि लेवल ऑफ बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन जो है वो बढ़ गया है। मतलब अब लोग इन रजिस्ट्रेशंस को कराने लगे हैं। देखो जैसे कि आप देख रहे हैं डिजिटाइजेशन हो रहा है, रिक्वायरमेंट हो रही है ऐसे डॉक्यूमेंट्स की, तो ये रजिस्ट्रेशन जो है बढ़ने लग गए। तो इससे देखो हमारे लिए एक सेंसस का प्रोसेस भी ईज़ी हो जाएगा कि हम एक्चुअली में जो सेंसस से डेटा लेके आते हैं उसको हम वेरीफाई कर पाएँगे सीआरएस से कि एक्चुअली में कितने बर्थ और डेथ यहाँ पे देश भर में पिछले 10 साल में हुई हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें 14 यूनियन टेरिटरीज़ ने 100% लेवल जो है अचीव कर लिया बर्थ रजिस्ट्रेशन का। 19 स्टेट यूनियन टेरिटरीज़ ने लगभग सेम अचीव कर लिया है डेथ के केस में। तो ये इम्पोर्टेंट बात हो जाती है, इससे गवर्नमेंट को ये भी पता चलता है कि हमारे यहाँ सेक्स रेशियो क्या है, एग्ज़ैक्ट न्यूमेरिकल पॉपुलेशन क्या है, डिवीज़न क्या है मेल वर्सेस फीमेल का। तो इससे गवर्नमेंट जो है अकॉर्डिंगली स्टेट स्पेसिफिक स्कीम्स जो है वो डिज़ाइन कर सकती है। देखो हाईएस्ट सेक्स रेशियो की हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में 1024 इस समय सेक्स रेशियो है, नागालैंड भी हाईएस्ट। तो आप देखेंगे टॉप 3 में यहाँ पे जो डेटा बता रहा है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का बता रहा है। अगर हम देखेंगे लोएस्ट रेशियो गुजरात में इस समय लोएस्ट है, जो कि नेशनल एवरेज से भी कम है। मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर ये भी काफ़ी लोएस्ट हैं। जैसे कि हमें पता है सेक्स रेशियो क्या होता है कि नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। तो 1000 अगर मेल पैदा हुए तो उसके बदले में कितनी फीमेल्स पॉपुलेशन है उसको हम कहते हैं सेक्स रेशियो। तो ये इम्पोर्टेंट बात है। अच्छा अगली बात जो न्यूज़ आ रही है वो है डिस्प्लेसमेंट 2021, ये रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट जो है वो ग्रिड का डिस्कशन है। तो बेसिकली आईडीएमसी की ग्लोबल रिपोर्ट में इंटरनल डिस्प्लेसमेंट है। इस बार वो कह रहे हैं क्लाइमेट चेंज जो है कि बड़ी प्रॉब्लम बन के आ रही है। बार-बार देखना आईपीसीसी ने भी कहा है और ग्रिड भी कह रहा है, डिस्प्लेसमेंट 2021 भी कह रहा है कि इन डिज़ास्टर से होने वाले डिस्प्लेसमेंट जो हैं वो बढ़ते जाएँगे। जितने भी इस तरह के लोग हैं जो जो ओशियानिक वाटर्स के पास रहते हैं, जो जो बीचेज़ के आस-पास रहते हैं, तो उनके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम है। रिफ्यूजी का जो क्राइसिस है दुनिया भर में बढ़ता जाएगा इन डिज़ास्टर्स के चलते। तो नॉर्वेन रिफ्यूजी काउंसिल की जो इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर है, उसने रिलीज़ की है ग्रिड 2021। तो याद रखिएगा नॉर्वेन रिफ्यूजीज़ काउंसिल इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर आईडीएमसी ने ग्रिड 2021 को यहाँ पे लेके आई है ग्रिड 20
वन की रिपोर्ट लेके आई है। रिपोर्ट का एजेंडा क्या है? क्लाइमेट चेंज और डिज़ास्टर डिस्प्लेसमेंट के बीच का आपको रिलेशन एस्टैब्लिश करना है कि कैसे-कैसे क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है और उससे डिज़ास्टर डिस्प्लेसमेंट जो है वो बढ़ता जा रहा है। मतलब लोग जो हैं वो क्लाइमेट चेंज की वजह से डिस्प्लेस हो रहे हैं। तो एक ये बड़ी बात है कि जैसे-जैसे क्लाइमेट चेंज होगा, टेम्परेचर्स बढ़ेंगे, लोगों को प्रॉब्लम होगी, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ रुकेंगी और उससे जो क्राइसिस है ये आपको बढ़ती दिखेगी। जितनी एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस होंगे, फ्लड, स्टॉर्म्स, ड्रॉट्स, इनकी वजह से जो डिस्प्लेसमेंट है, वो भी साथ ही साथ बढ़ता रहेगा। दूसरी जो न्यूज़ हमें करनी है वो है टॉयकैथन ग्रैंड फिनाले की। पीएम मोदी ने कहा है वोकल फॉर लोकल। जैसे कि हम देखते हैं कि हमें अधिकतर क्या मैक्सिमम टॉयज़ जो हमारे चाइना से आते हैं, तो चाइना की इकोनॉमी को काफ़ी बेनिफिट मिलता है। ऐसे में अगर ये सारे टॉयज़ अगर हम भारत में बनाने लग जाएँ, कंसेप्चुअलाइज़ करने लग जाएँ, इनोवेट करने लग जाएँ लोकल मटेरियल के साथ, तो इकोनॉमिकल भी होंगे, अफोर्डेबल भी होंगे, सेफ भी होंगे, एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी होंगे। सबसे बड़ी बात है क्वालिटी जो है इंडियन प्रोडक्ट्स की वो ग्लोबल मार्केट में एक्नॉलेज की जाने लगेगी। इससे क्या होगा कि भारत को दुनिया भर में एक फेम मिलेगा और जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बूस्ट होंगे। तो टॉय कैथन 2021 कैसे है? एक इंटर मिनिस्टीरियल इनिशिएटिव है, जिससे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के इनोवेशन सेल ने, साथ ही साथ एआईसीटीई ने, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, वुमेन, चाइल्ड डेवलपमेंट, कॉमर्स इंडस्ट्री, एमएसएमई, टेक्सटाइल, इन सब ने, इनफैक्ट इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, इन सब ने मिलके ये टॉय कैथन 2021 को ऑर्गेनाइज़ किया है। लोकल टॉय इंडस्ट्री की प्रमोशन की बात की जा रही है। जो यूथ है, वो उनको जॉब्स मिले, कल्चरल बेनिफिट्स मिले। देखो आप बहुत सारे टॉयज़ आप देखेंगे ट्राइबल्स बनाते हैं, तो वो उन ट्राइबल्स के टॉयज़ को, उनके आर्टिफैक्ट्स को भी एक फ़ेम मिलेगा, तो वो भी दुनिया भर में प्रख्यात होंगे। इंडिया जो है लगभग $1.5 बिलियन के टॉयज़ जो हैं, उसको इम्पोर्ट करता है। तो इतनी बड़ी हमारी यहाँ पे आप देखेंगे पॉपुलेशन है, तो ऐसे में टॉयज़ की डिमांड बढ़ती जा रही है। अगर इतना बड़ा इम्पोर्ट हम कर रहे हैं, तो सोचो कितना फॉरेक्स हमने देश से बाहर भेज दिया। फॉरेन एक्सचेंज हमने डॉलर्स जो हैं भेज दिए चाइना के साथ, ताइवान के साथ। 90% हमारी डोमेस्टिक टॉय मार्केट ट्रेड करती है। तो ये 90% चाइना, ताइवान को अगर हम रिप्लेस करके इंडिया ले आते हैं, तो जो हमारे लिए बेनिफिट्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाएँगे। साथ ही साथ यहाँ पे गवर्नमेंट ने टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स को, साथ ही साथ यहाँ पे आप देखेंगे पाम, लीव, बैम्बू, फैब्रिक, वुड, लैक, इस तरह के प्रोडक्ट्स से टॉयज़ बनाने की बात की जा रही है, जैसे कि ट्राइबल्स बनाते आ रहे हैं। फिर साथ ही साथ एक नेशनल एक्शन प्लान आया है इंडियन टॉय स्टोरी का, जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट करेगा, इंसेंटिवाइज़ करेगा टॉयज़ को और हैंडीक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग को बेटर करेगा। नेक्स्ट आप देखेंगे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2021 में जो टॉय मेकिंग है, उसको भी इंट्रोड्यूस किया जाने की बात की जा रही है। 6 स्टैंडर्ड से ऊपर के जो बच्चे हैं, वो टॉय मेकिंग उनको सिखाया जाएगा। अगली जो हमें न्यूज़ पढ़नी है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की है। सिप्री 2021 की, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट आई है, जिसमें कहा है कि इंडिया के जो वॉरहेड्स हैं 2020-2021 में काफ़ी बढ़ गए। तो 6 वॉरहेड्स हमने यहाँ पे ऐड कर लिए हैं और पाकिस्तान, चाइना के भी ऑब्वियस सी बात है इंक्रीज़ हुए, इसलिए इंडिया को भी इंक्रीज़ करना पड़ रहा है। अगर हम बात करें रशिया और यूएस की, तो रशिया और यूएस मिला के पूरे वर्ल्ड के 90% ग्लोबल न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो रखते हैं। न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की एक काफ़ी डिमांड लंबे समय से चलती आ रही है। 1970 से डिमांड है, जिसमें कहा जा रहा है कि न्यूक्लियर जितने भी आर्मामेंट्स हैं उसको उसको हटाएँ, जितनी भी कंट्रीज़ हैं इसको पॉसेस करती हैं वो इसको ना रखें। जापान के बाद से 1945 के बाद का जो सिनेरियो है, उसके बाद से अभी तक इस तरह से न्यूक्लियर बॉम्ब्स को यूज़ कहीं नहीं किया गया, बट एक थ्रेट हमेशा बना रहता है। ऑन द अदर साइड ये भी कहा जाता है कि अगर न्यूक्लियर बॉम्ब्स जो हैं वो पॉसेस किए जाते हैं, तो एक बैलेंस ऑफ पावर भी होती है। तो रियलिस्ट और आइडियलिस्ट का जो व्यू पॉइंट है, ये हमेशा चलता रहता है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की, तो इसका मतलब ये होता है कि रिड्यूस करना या एलिमिनेट करना न्यूक्लियर वेपन्स को। आइडिया बस यहाँ पे ये है कि आप न्यूक्लियर वेपन्स को एलिमिनेट करके आप वर्ल्ड में पीस को इंश्योर कर सकते हैं। इस तरह की वॉर्स को आप फर्दर रोक सकते हैं। डीन्यूक्लियराइजेशन से जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो सब डिसआर्म हो जाएँगे एंड अल्टीमेटली जो बेनिफिट्स हैं वो कंट्रीज़ को मिलने लगेंगे। यहाँ पे अगर आप बात करेंगे न्यूक्लियर वेपन्स के एलिमिनेशन की, तो सबसे पहली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 1946 में इसको लाया गया था, रखा गया था। इसके बाद एक पीटीबीटी आई, पार्शियल डिसएबिलिटी 1963 की। इसमें प्रोहिबिशन की बात की गई कि न्यूक्लियर वेपन्स को यूज़ नहीं किया जाएगा एटमॉस्फेयर में, आउटर स्पेस में, वाटर में। तो इसके बाद आपने देखा कहीं यूज़ नहीं हुआ है, क्योंकि इसके रेडियो एक्टिव फॉलआउट्स काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। इसके बाद एक न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी 1970 में आती है। वो कहता है कि न्यूक्लियर वेपन्स के स्प्रेड को रोकना है और पीसफुल यूजेस जो है प्रमोट करने हैं, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट को खत्म करना आपको करना है। अब ये ट्रीटी क्या है? एक बाइंडिंग कमिटमेंट है, लेकिन मल्टीलेटरल इन फॉर्मेट है। जिसने इसको साइन किया है वही इसको मानेगी। इसी तरह से एक इंटरनेशनल ट्रीटी आई, जिसको हम सीटीबीटी कहते हैं, जो हर तरह का न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जो है बैन करेगा।
एनवायरनमेंट्स में। ये 1996 में सिग्नेचर के लिए फाइनली ओपन हुई थी और अभी तक ये फ़ोर्स में नहीं आई है। इसी के साथ आप देखेंगे ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, ये भी एक लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट है। देखो लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट उनके लिए होता है जो इसको साइन करते हैं, जो नहीं करते वो इसको नहीं फॉलो करते। इनफैक्ट हमने देखा है वर्ल्ड के रोग स्टेट्स जैसे हम नॉर्थ कोरिया की बात करें, ईरान की बात करें, वो सब इन ट्रीटीज़ के मेंबर्स नहीं हैं और वो न्यूक्लियर वेपन पोजेस करते हैं। जब तक पूरा वर्ल्ड यूनिफॉर्मली इसको साइन नहीं करेगा, तब तक ये प्रॉब्लम जो है रिज़ॉल्व नहीं होगी। साथ ही साथ आप देखेंगे ये ट्रीटी जो है 2020 में ही फ़ोर्स में आई है। ये बात करती है कि कितना स्टॉकपाइल होना चाहिए, कैसे स्टॉकपाइल को खत्म करना चाहिए, टेस्ट जो है न्यूक्लियर टेस्ट आपको कैसे करने हैं। तो एक पूरा लेआउट जो है वो करती है। इसी के चलते इंडिया भी न्यूक्लियर एनर्जी को यूज़ करने की बात करता है। इंडिया के पास अपने प्लांट्स हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे इंडिया की सिविल न्यूक्लियर एनर्जी कोऑपरेशन को। कुदमकुलम में आप देखेंगे ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है। इसको रशिया की जो रोसएटम है उसके हेल्प से लगाया गया है। इसको फर्दर अपग्रेड किया जा रहा है। तो ये अपग्रेडेशन हो रहा है यहाँ पे यूनिट 5 का। कुदमकुलम आपको याद होगा रशिया के सपोर्ट से, यूएसएसआर के सपोर्ट से हमने लगाया था। इंडिया के अगर आप अभी सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट्स की बात करें तो 14 कंट्रीज के साथ हैं, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चेक रिपब्लिक, फ्रांस, जापान, कजाकिस्तान, मंगोलिया, नामीबिया, रशिया, साउथ कोरिया, यूनाइटेड किंगडम, यूएस, वियतनाम। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन इसका चल रहा है। सिविल न्यूक्लियर एनर्जी कोऑपरेशन इंडिया के लिए ज़रूरी है क्योंकि देखो इंडिया जो है वो एनपीटी का मेंबर नहीं है, सिग्नेटरी नहीं है। एनएसजी के एनएसजी से जब ऑपरेट करता है इंडिया, जब एनएसजी के साथ कोई भी डीलिंग करता है तो वो यूनिलेटरल लेवल पे, बायलेटरल लेवल पे करता है। उसमें एनपीटी का कोई रोल नहीं आता। काफ़ी लंबे समय से इंडिया पे एक प्रेशर आ रहा है कि आपको इसे साइन करना पड़ेगा क्योंकि एनपीटी से क्या होगा कि टेररिज्म को रोका जा सकेगा। लेकिन इंडिया हमेशा ये कहता है कि हम इसके बिना भी टेररिज्म को रोक पा रहे हैं। तो इतना ही जानना था हमें इसके लिए। आगे हम पढ़ेंगे ग्लोबल मिनिमम टैक्स के बारे में। देखो 130 कंट्री जो है वो अग्री हो गई हैं कि एक ग्लोबल मिनिमम टैक्स रेट होना चाहिए। जैसे आप देखेंगे फाइनेंस मिनिस्टर G7 कंट्रीज के वो कह रहे हैं कि 15% ग्लोबल मिनिमम टैक्स होना चाहिए। आपको पता होगा बड़ी-बड़ी कंपनीज अमेज़न, गूगल जैसी जो हैं, वो टैक्स हेवन्स में जाके ऑपरेट करती हैं। वो बिलियन ऑफ डॉलर्स कमाती हैं लेकिन अपने सारे प्रॉफिट्स वो उन कंट्रीज में ले जाती हैं जिनको हम टैक्स हेवन्स कहते हैं एंड अल्टीमेटली वहाँ से वो प्रॉफिट्स अपने बचा लेती हैं। टैक्सेशन जो है, लायबिलिटी जो है टैक्सेशन की, वो खत्म कर देती है। जैसे हम इंडिया की बात करें, इंडिया में ऑपरेट होने वाली कई कंपनीज सिंगापुर और मॉरिशस जैसे टैक्स हेवन से ऑपरेट होती हैं जहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्सेस कम है, 4% है, 5% है। इससे क्या होता है इंडियन गवर्नमेंट का जो टैक्सेशन का शेयर होता है वो इन कंट्रीज में चला जाता है और इंडिया ही नहीं, यूएस गवर्नमेंट और बाकी बहुत सारी डेवलप कंट्रीज की गवर्नमेंट्स को प्रॉब्लम होती है। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि पूरे वर्ल्ड में एक मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स होना चाहिए। 15% यहाँ की बात है, कम से कम इतना टैक्स तो आपको हर कंट्री कॉर्पोरेट से वसूले। तो इससे क्या होगा, जो टैक्स हेवन्स हैं ये खत्म हो जाएंगे। इनकी जो इंपॉर्टेंस है वो इस कॉर्पोरेट सेक्टर में नहीं दिखेगी। तो यहाँ पे ये बात की जा रही है कि इस तरह के अगर आप मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रखेंगे तो सब कंट्रीज को बेनिफिट होगा। जिन कंट्रीज के टैक्स जो हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं टैक्स हेवन्स में, तो वो कंट्रीज अपने टैक्सेस बटोर पाएंगी। यूएस और इंडिया इससे काफ़ी प्रभावित रहता है क्योंकि इंडिया और यूएस में टैक्सेशन रेट काफ़ी हाई है और कंपनीज जो इंडिया यूएस में ऑपरेट करती हैं वो कहीं और हेडक्वार्टर्स बना के वहाँ से काम करती हैं। तो इससे क्या हो जाता है कि टैक्स जो है वो उन टैक्स हेवन्स में जाके पे करती हैं। तो आप देखेंगे कि शिफ्टिंग हो जाता है लोअर टैक्स प्लेसेस में और इससे कंट्रीज को टैक्सेशन है कम मिलता है। जैसे हम बात करें बर्मुडा, केमन आइलैंड, आयरलैंड, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, ये सब कॉर्पोरेट टैक्स हेवन्स कहे जाते हैं। और यूएसए की जो कंपनीज है अमेज़न, आप देखेंगे गूगल, ये सारी कंपनीज जो है इन टैक्स हेवन्स के थ्रू अपने टैक्सेस को बहुत सालों से इवेट करती आ रही हैं। जो एलिजिबल टैक्सेस इनको यूएस गवर्नमेंट को देने चाहिए ये वहाँ पे नहीं करती हैं क्योंकि ये सारे टैक्सेस जो हैं ये दिखा देती हैं कि हम रजिस्टर्ड जो हैं ज़रूर यूएसए से होंगे लेकिन हम काम इस समय स्विट्जरलैंड से कर रहे हैं। तो हमारे जो टैक्सेस हैं वो स्विस गवर्नमेंट को जाएंगे, सिंगापुर गवर्नमेंट को जाएंगे। एंड जैसा मैंने आपको बताया सिंगापुर, स्विस गवर्नमेंट काफ़ी कम टैक्स रखते हैं, बहुत लेस टैक्स है। इसलिए कहा जा रहा है कि ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट होना चाहिए जो 15% के स्तर दर पे काम करेगा। अगला टॉपिक आरबीआई से है। माइक्रो फाइनेंस रेगुलेशंस की बात की जा रही है। माइक्रो फाइनेंस का मतलब होता है सूक्ष्म फाइनेंस, छोटे-छोटे फाइनेंसेस जो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, स्मॉल लोन्स जिसे हम कहते हैं फार्मर्स को, लेबरर्स को। रीज़न क्या होता है इन लोन्स का कि शादी में कुछ पैसा खर्च करना है, बच्चे की एजुकेशन, बच्चे की फीस देनी है। तो ये सब जो है माइक्रो फाइनेंस की कैटेगरी में आते हैं। अच्छा, हम बात करें माइक्रो फाइनेंस की तो अभी तक ना कोई डेफिनेशन अवेलेबल नहीं है। जैसे आप स्लाइड पे देख रहे हैं मैंने कोई डेफिनेशन नहीं लिखी है क्योंकि कोई डेफिनेशन माइक्रो फाइनेंस की नहीं है। हर इंस्टीट्यूशन अपने हिसाब से माइक्रो फाइनेंस को डिमार्केट कर लेता है। बहुत सारे
देश में कंपनीज़ हैं जो माइक्रो फाइनेंस ऑपरेट करती हैं। तो जैसे कि आप देखेंगे बंधन बैंक जो था पहले माइक्रो फाइनेंस से ही शुरू हुआ था और बाद में फुल फ्लेजेड बैंक बन गया। तो आरबीआई भी यही कह रही है कि माइक्रो फाइनेंस और इन लेंडर्स के लिए एक यूनिफॉर्म सेट ऑफ गाइडलाइंस होनी चाहिए। माइक्रो फाइनेंस जैसे मैंने बोला स्मॉल लोन्स होते हैं जो बोरोवर्स को अपने दिनचर्या को डे टू डे इन डे आउट की प्रॉब्लम्स को रिज़ॉल्व करने में हेल्प करते हैं, पॉवर्टी से बाहर लाने में हेल्प करते हैं। अब आरबीआई क्या कह रहा है कि एक स्टैंडर्ड डेफिनिशन माइक्रो फाइनेंस की होनी ज़रूरी है। एक रेगुलेटरी अम्ब्रेला के अंडर ये माइक्रो फाइनेंस कंपनीज़ आनी चाहिए। हम इनको रेगुलेट करना चाहते हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट होगा और ईएमआईज़ के लिए कहा जा रहा है कि माइक्रो फाइनेंस में जब आप ईएमआईज़ बाँधते हैं, तो मेक श्योर करें कि किसी की अगर ₹5000 महीने की इनकम है, तो उसको आप 2500 से ऊपर की ईएमआई वाला लोन ना दें, ठीक है? तो 50% से कम ही उसकी ईएमआई होनी चाहिए, नहीं तो फिर उसका सारा पैसा जो है वो लोन चुकाने में रह जाएगा और वो एक डेट ट्रैप में आ जाएगा। तो इस डेट ट्रैप की प्रॉब्लम से बाहर रखने के लिए ईएमआई को भी एक अपर सीलिंग में बाँधने की बात की गई है। सबसे बड़ी बात है इंटरेस्ट रेट इनका क्या होता है? इनका कोई इंटरेस्ट रेट मार्केट से लिंक्ड नहीं होता, कोई बैंक से लिंक नहीं होता। ये जो कंपनीज़ माइक्रो फाइनेंस बाँटती हैं, खुद ही इंटरेस्ट रेट डिसाइड कर लेती हैं कि जैसा बोरोवर होता है, जितनी ज़्यादा उसकी प्रोबेबिलिटी होती है लोन लौटाने की, उतना कम उसका इंटरेस्ट होता है। जितना बड़ा वो डिफ़ॉल्टर होता है, उतना ज़्यादा उससे इंटरेस्ट लिया जाता है। तो कहा जाता है कि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट को भी आरबीआई कह रही है कि मार्केट फोर्स को डिसाइड करने दो और माइक्रो फाइनेंस को प्रॉपर इंस्टीट्यूशन की तरफ रेगुलेट करो। इस क्लास के लिए इतना ही था, मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक हमारे यूपीएससी, आईएएस प्री कम मेंस के स्मार्ट कोर्सेज़ डिस्काउंट पे अवेलेबल हैं। इसके अलावा और भी कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, सब आप अवेल करिए। मिलते हैं अगले ऐसे की सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।